और देश के खिलाफ कौन है? दुनिया हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक पाकिस्तान सबसे ज्यादा देश के खिलाफ है, या चीन देश के खिलाफ है, या अब बड़ा खुलकर आ गया जॉर्ज सोरोस के बाद कि अमेरिका खिलाफ है। और इन सब के हिंदुस्तान के 80-90 मीडिया हाउस ऐसे हैं जिनको जॉर्ज सोरोस ने 20 लाख से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की रकम अलग अलग कर्जों के रूप में दी है। इसीलिए ये लगातार राहुल गांधी के नंगनाच को भी उतनी ही प्राथमिकता से दिखा रहे हैं, ये केजरीवाल की नंगनाच को उसी प्राथमिकता से दिखा रहे हैं। ये कि एक बात का आकर सोनिया गांधी बिल्कुल साफ दो टुकड़े जवाब क्यों नहीं देती है कि वो उस एफडीएलएपी की वो को फाउंडर है। सर, संसद चल नहीं पा रहा है। हम सब ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि शीतकालीन सत्र में कई बिल पास होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब धनखड़ साहब के मामले को लेकर के इसने तैयारी बजट सत्र भी ना चलने देने के लिए कर ली है। ये क्या सिर्फ अडानी और धनखड़ पर ये जो खेल है, आप इसे कह रहे हैं कि ये सिंपल संसद को स्थगित करने का नहीं है, ये देश पर एक बड़ा निशाना है, देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? बिल्कुल एकदम 100% ये देश के खिलाफ साजिश है, और इसीलिए ये कतई विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि इनके आकाओं ने, और देश के खिलाफ कौन है? दुनिया हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक पाकिस्तान सबसे ज्यादा देश के खिलाफ है, या चीन देश के खिलाफ है, या अब बड़ा खुलकर आ गया जॉर्ज सोरोस के बाद कि अमेरिका खिलाफ है। और इन सबके कनेक्शन, खासकर राहुल गांधी कनेक्शन तो कोई अब कहने की बात नहीं रहेगी। वो 2008 में वहां साइन कर रहा था अमेरिका के साथ, उसके संबंध रोज तार तार हो रहे हैं, पूरी तरह से खुलकर आ गया कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस को वो एक तरह से उसी के इशारे पर नाच रहा था। वो ओसीसीआरपी वो भी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर है। और मनीष जी, आज एक और रिपोर्ट आई है, जरा वो भी दर्शक समझ लें। और उसको मैंने एक ही आदमी को मैं जानता हूँ, वो वही बोलता है सच, बाकी ये तो क्योंकि सब चोर है। तो उसमें जरा मनीष जी गौर करिए कि जॉर्ज सोरोस का एक और रिपोर्ट आई है जो किसी चैनल पे बात नहीं हो रही, केवल छाती ठोक कर अर्णव गोस्वामी ने आज उसका बताया, तो मैंने भी सुना उसको, कि उसने बताया कि हिंदुस्तान के 80-90 मीडिया हाउस, मैं फिर से दोहरा दूं कि हिंदुस्तान के 80-90 मीडिया हाउस ऐसे हैं जिनको जॉर्ज सोरोस ने 20 लाख से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की रकम अलग अलग कर्जों के रूप में दी है। तो वो खुलकर कह रहा है। तो इसी अब मेरी समझ में आ रहा है कि जॉर्ज सोरोस पे तो नाच हो रहा है, लेकिन जॉर्ज सोरोस के इस पहलू पे कोई बात नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? ये तो जाहिर सी बात है कि वो 20 लाख जो बिल्कुल सड़क छाप वाले होंगे, यूट्यूबर टाइप के, इनको मिलते होंगे। और जो 20 करोड़ तक के एक एक संस्थान को 20-20 करोड़ रुपए वो जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पर दिए हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो वो जो मनीष जी ने कल कहा था कि सरकार के पास खबरें सारी होती है कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको ये कोई न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा। केवल अर्णव गोस्वामी ने अपना उसको बिल्कुल छाती ठोक कर उसने कहा है कि 80-90 और थोड़ी बहुत संख्या नहीं है मनीष जी, 80-90 मीडिया संस्थान। तो सोच लीजिए, एक तरह से हिंदुस्तान की मीडिया को खरीद लिया जॉर्ज सोरोस ने। और इसीलिए ये लगातार राहुल गांधी के नंगनाच को भी उतनी ही प्राथमिकता से दिखा रहे हैं, ये केजरीवाल की नंगनाच को उसी प्राथमिकता से दिखा रहे हैं। ये एक तरह से देश विरोधी जो कुकर्म है उसमें बराबर के साझीदार हो रहे हैं, बिना कहे बड़ा बड़ा लुक छुप कर ये वही कर्म कर रहे हैं। तो ये एक इनका आप समझिए कि इनकी क्या स्थिति है। लेकिन मनीष जी, ये अडानी ये घूम फिर कर सोरोस पे मुंह चुरा रहे हैं। कल सोनिया गांधी बैठी थी संसद में, आज भी मेरे ख्याल से आई थी कि नहीं पता नहीं, कि एक बात का आकर सोनिया गांधी बिल्कुल साफ दो टुकड़े जवाब क्यों नहीं देती है कि वो उस एफडीआर एपी की वो एफडीएल एपी की वो को फाउंडर है कि नहीं है, उससे पैसा मिलता है कि नहीं, सीधे से जाके जवाब दे दे, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। जो कह रही भाजपा आरोप, भाजपा इसको मुद्दा बना, तो भाजपा तो नहीं, इस देश के हर आदमी का वो मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे से जो देश से जुड़ा है उसके बजाय ये अडानी के पीछे क्यों पड़ा है मनीष जी? ये सबसे खास बात दर्शक आज इसको जरा समझे। और मैं बड़ा सामान्य ढंग से बताता हूँ कि आपको ज्यादा उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अडानी के पीछे बता। आज भी मैं उसको सुन रहा था कि अडानी पूरे देश की संपत्ति पे कब्जा किए ले रहा है। तो मैं जरा एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, उसके बाद आप समझ लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूं कि ये अधेड़ सच बोल रहा है। कि मनीष जी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी या जीडीपी जो भी कह लीजिए, वो आज की तारीख में $4 ट्रिलियन, दर्शक समझ लें कि $4 ट्रिलियन है। 4 लाख करोड़ की उसकी इकोनॉमी है हिंदुस्तान की। और अडानी की हैसियत कितनी है, पूरी टोटल नेटवर्थ उसकी कितनी है, वो है $82 बिलियन।
जरा आप जरा अंतर समझिए, और ये आपको परसेंटेज में बता देता हूं कि 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, उसका एक केवल 2.05 यानी जितनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी है उसका 2% जो है हैसियत अडानी की अडानी की है। है। तो और ये बताने के वो पूरा हिंदुस्तान वो खरीदे ले रहा है, वो अभी मोदी सरकार उसी को बेचे दे रही है। तो आप अगर वो अपने आप को पूरा बेच दे तो 2% वो खरीद पाएगा हिंदुस्तान। 98% हिंदुस्तान औकात के बाहर है गौतम अडानी के भी। ये इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, तो कैसा झूठ पूरे देश को पिला रहे हैं, किस तरह से उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं इसको आपको एक और उदाहरण बता दूं, ये अपने पाप नहीं बताते, कि मैं 1981 का बताता हूं कि 1980 कि 1980 में देश की जीडीपी इकोनॉमी जो थी वो कुल 186 बिलियन थी, कुल 186 बिलियन। और उस समय टाटा की जो हैसियत, टाटा का जो पूरी नेटवर्क थी वो 5 बिलियन थी, वो करीब करीब 0.5% उसका हिस्सा हुआ करता था। तो उसका कारण समझ लीजिए कि उस समय सारी चीजों पर सरकार काबिज थी, बाजार उस पर काबिज नहीं था। तो जब सब कुछ सरकार के पास था तो बचा खुचा जो था उसमें उसमें भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 0.5% केवल टाटा के पास था। और बिरला का मैं ढूंढ रहा था, बिरला का मुझे मिला नहीं। तो अगर आप टाटा बिरला उसमें जोड़ लिए तो वो भी 2% तो उनके पास तब भी रहा होगा। तो ये स्थिति तो हमेशा रहती है, दुनिया के किसी भी देश का आप तय करेंगे तो ये स्थितियां होती हैं। और जहां तक दौलत की बात करिए, तो अगर आप मार्केट के आ जाइए, मार्केट के कैपिटल की, केवल शेयर मार्केट का बता रहा हूं, तो शेयर मार्केट का आज की तारीख में कैपिटल जो है वो हिंदुस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, वो है 5.5 ट्रिलियन डॉलर। और वो अगर आप उससे अडानी के 2 बिलियन डॉलर की आप तुलना करेंगे तो वो आता है 1.48% यानी 1.5%। हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा तो हिंदुस्तानी का लगा है, हिंदुस्तानियों का ही लगा है, या हिंदुस्तान की कंपनियों का लगा है, उसका कुल 1.5% हैसियत है गौतम अडानी की। इस बात को आप जरा अच्छे से समझिए कि ये किस तरह के झूठ का नंगनाच ये आपसे कर रहे हैं, और ये कर क्यों रहे हैं ये अब बताता हूं आपसे। मैंने इसीलिए पहले पृष्ठभूमि आपको समझा दी बड़े सरल शब्दों में कि 1.5-2% उसका उसका वो है, और उसको किस तरह से बताने पूरा हिंदुस्तान को खरीदे ले रहा है। कि अब जरा जानिए कि ये इतनी इनको आफत क्यों है। तो एक दो तीन चीजें बताऊंगा आपसे कि हिंदुस्तान 2014 में जिस समय मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री 10 साल शासन करने के बाद हिंदुस्तान से विदा हुआ, उस समय हिंदुस्तान जो सौर ऊर्जा है, जिसको जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हिंदुस्तान कुल 2.6 गीगावाट सौर ऊर्जा वो पैदा करता था, हिंदुस्तान पूरा मिलकर। और ये बता दूं 1980 से हिंदुस्तान में सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ था, तब बहुत प्रारंभिक स्तर पर था, लेकिन 80 से 34 साल ये इन्होंने जो घास छीली तो 2.6 गीगावाट पे ये पहुंचे थे। और आपको मालूम है आज की तारीख में अडानी कितना पैदा कर रहे हैं, केवल अकेले अडानी वो 6.24 गीगावाट वो सौर ऊर्जा वो पैदा कर रहे हैं, और अगले कुछ सालों में इसको 10 गीगावाट तक वो ले जाएंगे। तो जितना कांग्रेस 34 साल में चली थी, जितना 34 साल में सौर ऊर्जा वो पैदा कर रही थी, उससे दुगने से ज्यादा 2.37 हो जाता है, उससे दुगने से ज्यादा सौर ऊर्जा तो अकेले अडानी पैदा कर रहे हैं आज की तारीख में इस देश में। तो ये इनको आग ये लगी हुई है कि वो सौर ऊर्जा किसके लिए पैदा कर रहे हैं, सौर ऊर्जा देश के लिए पैदा कर रहे हैं, वो देश के काम आएगी, प्रधानमंत्री मोदी के काम आएगी। अभी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू तो अभी रह जाएगा, लेकिन आपको मैं मूल कारण बता रहा हूँ जो क्यों कह रहा हूँ कि अडानी का विरोध ये देश का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा। और दूसरा, आप एक और गौर करिए कि अडानी डिफेंस एक उनकी कंपनी है, ये बहुत कम लोग उसका जिक्र करते हैं कि अडानी डिफेंस में जो गोला बारूद बनता है, मनीष जी ये बड़ा जबरदस्त आंकड़ा आप समझिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना वोकल फॉर लोकल, कि हिंदुस्तान में ही बनाओ, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर भारत में कितना गजब का योगदान है उस व्यक्ति का कि आपको ताजुब होगा कि जो गोला बारूद आज की तारीख में बनता है केवल अडानी डिफेंस में, वो करीब करीब 150 मिलियन है। और वो मालूम है कितना उसकी मात्रा, आप इस तरह से समझिए कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान के सुरक्षा बल, ये जो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब की हम बात करते हैं, इन सब की जितनी रिक्वायरमेंट है
उसका 25% एम्यूनिशन केवल अडानी डिफेंस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन करके उनको देते हैं। तो ये फायदा किसका है? ये देश आत्मनिर्भरता किसकी बढ़ रही है कि पूरे देश के जो सुरक्षा बल हैं, सेना है और पुलिस है, उनको 25% तो अकेले अडानी डिफेंस उसको सप्लाई कर रहा है। और इसका महत्व आप इस बात से समझिए कि आज से पहले जब अडानी डिफेंस नहीं था या मोदी सरकार नहीं थी, ये सारी खरीदारी विदेशों से होती थी। ये आप समझिए। और उसमें जैसे अगस्ता वेस्टलैंड है, इस तरह से इन कांग्रेसियों का बड़ा मोटा हिस्सा हुआ करता था। तो अब अडानी देश में बनाएंगे तो कितना क्या कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो एक कमीशन इनका मर गया हमेशा के लिए। और दूसरे, भारत आत्मनिर्भर है, किसी देश पर निर्भर नहीं है। और अडानी को जो आप लोगों ने शैली देखी होगी कि अगर 25% आज की तारीख में वो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है किसी समय वो 100% की स्थिति में भी पहुंच जाए। जिस तरह से सोलर पावर का वो बढ़ा रहे हैं, तो आप ये निश्चित मानकर चलिए कि वो ये भी बढ़ेगा। लेकिन मनीष जी, जो सबसे ज्यादा खटका इनको हुआ है वो आग लगी है पाकिस्तान को भी और चीन को भी। और ये जो नया नया पैदा हुआ है बगल बच्चा बांग्लादेश, कि अडानी ड्रोन भी बना रहे हैं। और अडानी का बनाया दूसरा ड्रोन अभी 15 दिन पहले हिंदुस्तान की सेना को दिया गया है। और आने वाले समय में इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होना है। और अभी केवल 2 बनाकर जो हिंदुस्तान को दिए हैं, बाकी दुनिया भर के दर्जन भर से ज्यादा देशों की डिमांड अडानी के पास हिंदुस्तान आ चुकी कि हमको भी ये ड्रोन दे। वो ड्रोन की खासियत क्या है मनीष जी? वो बिना आदमी का ड्रोन 20 से 30 हजार फुट की ऊंचाई पर, यानी मैक्सिमम वो 30 हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ता है। और एक बार उसमें अगर आप ईंधन भर दीजिए तो 48 घंटे उसको दोबारा ईंधन भरने की जरूरत नहीं है। तो 30 हजार फुट पर जब वो पहुंचता है तो वो सबसे खास बात यह है कि वो दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आता। तो अगर ऐसे 10-20 ड्रोन अभी बन के जब आ जाएंगे, तो आपको पाकिस्तान की सीमा पे या बांग्लादेश की सीमा पे जवान अपनी जान देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हिंदुस्तान की सुरक्षा तंत्र में जो अडानी की भूमिका है, जिस तरह से वो सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, वो इनको रास नहीं आ रहा। इनके बाप का क्या जाता है, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? वो असल में रास नहीं आ रहा पाकिस्तान को, रास नहीं आ रहा चीन को, और रास नहीं आ रहा वो नया नया जो बाइडन बुड्ढा जा रहा है, उनको रास नहीं आ रहा कि ये हिंदुस्तान तो कमाल कर रहा है। और उस कमाल में थोड़ा हिस्सा मान लीजिए 10%, 5% तो अडानी का भी है। तो एक तरह से कमर तोड़ देना चाहते हैं। और अडानी की कमर तोड़ने में अगर ये सफल हो गए, तो ये आने वाले कई सालों तक कोई दूसरा उद्योगपति हिम्मत नहीं करेगा इस तरह से आपके तरक्की में, भारत देश की तरक्की में अपना योगदान करने की। तो ये इन धूर्तों का, इन मूर्खों का, इन देश के दुश्मनों का अडानी के खिलाफ जो ये हमला है, ये अडानी के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ है। और ये इसीलिए इतना नंगनाच कर रहे हैं, इसीलिए ये इतने नंगई किए हुए हैं। ये है इनका कारण, आप समझें इस बात को। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यही खेल ये धनखड़ के लिए कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ के लिए। आप धनखड़ जी 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 जगदीप धनखड़ का जो मामला है, क्या आपको लग रहा है कि ये सिंपल पॉलिटिकल है, या इसके खिलाफ भी एक गंभीर साजिश है बजट सत्र तक लेकर के? नहीं, ये तो मनीष जी ये धनखड़ के खिलाफ तो इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं। और दूसरे, वो इतने ब्लंट राष्ट्रपति हैं कि वो सच कहने से डरते नहीं है। वो बिल्कुल, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो या सदन के अंदर हो, वो खुलकर बोलते हैं। और राहुल गांधी के भी कुकर्मों पे हमला कर चुके। जब विदेश में जाके रोया गया था तब भी वो बोले थे, या सदन के अंदर जब खड़गे बहका था तो खड़गे को भी उन्होंने आईना दिखाया था। लेकिन ना तो वो एको शब्द असंसदीय बोले, ना वो एको शब्द वो नियम के विरुद्ध बोले। तो इनका जो मैंने बड़ा ध्यान से पढ़ा कि जो कारण इनके गिनाए गए हैं, तो किसी दिन हम लोग पढ़ देंगे कि वो इनमें से एक भी कारण, आधा भी कारण ऐसा नहीं है जिससे लगे कि हाँ इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। तो ये जानबूझकर हुड़दंग केवल इस बात के कर रहे हैं कि वो जो ये सोरोस का इनके संबंध है, इसकी अधेड़ के संबंध है, इसकी अम्मा के संबंध है, कि उसकी चर्चा किसी तरह से, उस चर्चा की अकाल मौत हो जाए, इनके कुकर्मों पे बात ना हो, सिर्फ इसलिए धनखड़ जी को ये निशाना बना रहे हैं। और दूसरे, जो अडानी पे इनका अटैक है, वो केवल इसीलिए है ताकि अडानी के बहाने वो जो देश पर हमला कर रहे हैं, उस पर किसी की बात ना हो, किसी का ध्यान ना जाए, उसका कोई जिक्र
ना हो, सिर्फ इनका एक उद्देश्य है। अन्यथा जगदीप धनखड़ तो जो बात किरण रिजिजू ने कही वो बिल्कुल 100% सत्य थे कि हमको ऐसा उपराष्ट्रपति संभवतः पहली बार मिला, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मगर हाँ दशकों बाद तो मिला है, हमको दशकों बाद मिला है, क्योंकि इस देश के उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी रहे, या अगर आप शुरू में जाए तो उपराष्ट्रपति रहे राधा कृष्णन भी। लेकिन अगर आप जगदीप धनखड़ की बात करिए तो वो क्या है, सरसों की बात, हाँ, कि वो राधा कृष्णन भी, तो आपको जगदीप धनखड़ उनसे कहीं कम, आपको अगर आप उनके आचरण की बात करिए, उनके काम की बात करिए, तो वो बिल्कुल उनसे कहीं हल्के नहीं है। देश के प्रति उनकी निष्ठा, प्रतिबद्धता उन्हीं लोगों के बिल्कुल बराबर है। चलिए, ठाकुर साहब कह रहे हैं मनीष जी, सतीश जी, मेरी उम्र 70 वर्ष की है, इतना बढ़िया विश्लेषण देखकर हाथ चूमने का मन करता है। बहुत आभार आप सबका, और इसीलिए कहता हूं कि ये पूरा निचोड़ हम लोग लेकर के आते, इससे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, ताकि इस नैरेटिव को, षड्यंत्र जो हो रहा है, कुछ लोग लिख रहे थे, अभी एक सुपर चैट का सवाल भी था कि सर 100 की सीधी बात, मैं अडानी का गुलाम बनने को तैयार हूं, लेकिन किसी विदेशी सोरोस का नहीं। ये साजिश, इसीलिए ये कमीशन का खेल है, जिसे सतीश जी ने बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है।